उस चौराहे से लेके आगे के चौराहे तक जो मुसलमान शाम को नौकरी से लौट रहा है, कोई सामान लेने जा रहा है, कोई दूध लेने जा रहा है, कोई अस्पताल जा रहा है, कोई दवा लेने जा रहा है, तो जिसको पकड़ पाए उसको उन्होंने बैठा लिया। जब हमको थाने में बैठा लिया आपने, तो फिर उस दिन रात में 11 बजे हमारी वाइफ को, हमारी बेटी को डिटेन करने की क्या जरूरत थी? फिर आपने आर्म्स एक्ट का मुकदमा लगा दिया हमारे ऊपर। दिखाया साहब 22 महीने पहले जब इनका मकान डिमोलिश हुआ था, तो उनके मकान से कट्टे निकले। जब मकान तोड़ा गया तो उस वक्त वहां पर हिंदुस्तान की सभी मीडिया मौजूद थी। वहां पर किसी ने नहीं दिखाया सामान निकलते वक्त कट्टा कहीं दिखाई दे रहा उसके अंदर। फिलहाल छात्र विमर्श मौजूद है दिल्ली में और हमारे साथ मौजूद हैं आज एक खास मेहमान, इनका नाम है मोहम्मद जावेद साहब। मोहम्मद जावेद साहब जो है, आपका ताल्लुक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से है। कुछ दिनों पहले आपने एक कंट्रोवर्सी के बारे में सुना होगा कि पिछले 2 सालों में कई सारे सांप्रदायिक दंगे, हमको देश भर में सांप्रदायिक तनाव देखने को मिले, जिनमें से एक जो है इलाहाबाद में भी कुछ दिनों पहले, लगभग 2 साल पहले एक तनाव देखने को मिला, जिस बीच जावेद साहब का नाम कंट्रोवर्सी में आया। जानते हैं क्या था पूरा मामला। और फिलहाल जावेद साहब जो है, हम आपको ये भी बता दें कि मार्च 16 को आपकी जो है जेल से रिहाई भी हुई। लगभग पौने 2 साल का अरसा आपका जेल में गुजरा। तो बात करते हैं जावेद साहब से कि किस तरह का पूरा मामला रहा और मुस्लिम सियासत को लेकर और इन तमाम चीज़ों को लेकर आपका क्या सोचना है। आपको ये भी बता दें कि जावेद साहब जो है मुस्लिम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं। अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में सियासत को लेकर, मुसलमानों को लेकर कई सारे आपके काम भी रहे हैं। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया एक पॉलिटिकल पार्टी से भी आपका जुड़ाव रहा है। जावेद साहब, छात्रविमर्श में आपका इस्तकबाल है। सबसे पहला सवाल यही जानना चाहेंगे कि जो पूरा मामला रहा, जिसको लेकर तनाव देखने को मिला, सांप्रदायिक तनाव जिसे कहा जाता है, या फिर और भी चीजें देखने को मिली इलाहाबाद में 2022 के आसपास लगभग, तो क्या था पूरा मामला और क्या चीजें सामने आई और फिलहाल केस का क्या हाल है? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला हमारे लिए। ये पूरा मामला अगर आप देखिए तो शुरुआत दिल्ली से इसकी हुई है। निपुर शर्मा का एक बयान आया था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ। उसमें पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों को तकलीफ थी। तो उस तकलीफ के मद्देनज़र आपने सुना होगा कि एक जुमा पहले, यानी कि 3 तारीख के आसपास कानपुर में भी कोई प्रोटेस्ट होने जा रहा था। जी। उस प्रोटेस्ट में भी वहाँ पर जुमे के दिन प्रोटेस्ट होना था, हो नहीं पाया था, लेकिन वहाँ पर भी एक तरफा कार्रवाई करी गई थी। वहाँ ईंट पत्थर किसी चौराहे पर चले थे और उसमें जो लोगों को जेलों में डाला गया था सिर्फ मुसलमान थे उसमें। जबकि वो जब ईंट पत्थर 2 ग्रुप में चलता है तो उसमें जाहिर सी बात है 2 ग्रुप अलग अलग होते हैं, लेकिन जो कार्रवाई हुई थी सिर्फ एक ग्रुप पर हुई थी, मुसलमानों पर हुई थी, एक तरफा कार्रवाई। उसी के एक हफ्ते बाद इलाहाबाद में कुछ लोगों ने भारत बंद की कॉल दे रखी थी कि जुमे की नमाज के बाद हम लोग एक जगह अटाला है चौराहा, वहां पर इकट्ठा होंगे और कोई मेमोरेंडम देना चाहते थे प्रशासन को। तो उस सिलसिले में वहां पर लोग जमा हुए। अब हम तो वहां पर मौजूद थे नहीं, ना हम गए थे, लेकिन जो हमने सुना जेल में जाने के बाद मालूम हुआ, तो उस वक्त वहां पर भीड़, ज्यादा तादाद लोगों की इकट्ठा थी। तो पुलिस ने उनसे मेमोरेंडम नहीं मांगा या नहीं दिया, या कोई लीडरशिप नहीं थी वहां पर, ये तो अल्लाह बेहतर जाने सच क्या था। लेकिन ये कि वहां पर लाठीचार्ज हुई लोगों को हटाने के लिए। उस गुस्से में, लोगों में, लड़कों में जो गुस्सा था, नौजवानों में, तो उन लोगों ने वहां पर पुलिस पर ईंटा चलाया। वो हुआ वहां पर। और जवाबी कार्रवाई के जवाबी तहत। कार्रवाई में तो वो भी गलत है, प्रशासन के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो गुस्सा लोगों का था निपुर शर्मा पर सरकार की सुनवाई नहीं हो रही थी, तो लोग नाराज थे। इस उसमें जब पुलिस ने भी उन पर लाठीचार्ज कर दी तो उनको गुस्सा फूटा और उन्हें ईंटा चला दिया ऊपर से। तो बहरहाल ये हुआ है। और उसके उसमें आप सोचिए कि इलाहाबाद में एक चौराहे पर 15, 20, 25 लड़कों ने पत्थरबाजी करी। कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट नहीं था, लेकिन उसको बहुत बड़ा इंसिडेंट बनाया गया। और उसके बाद आप देखिए कि 125 लोगों को इलाहाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया रातों रात। अब वो उस चौराहे से लेके आगे के चौराहे तक जो मुसलमान शाम को नौकरी से लौट रहा है, कोई सामान लेने जा रहा है, कोई दूध लेने जा रहा है, कोई अस्पताल जा रहा है, कोई दवा लेने जा रहा है अपने घर वालों की, तो जिसको पकड़ पाए उसको उन्होंने बैठा लिया। असली मुलजिम जो पत्थर चलाने वाले थे वो तो उस दिन नहीं पकड़े गए, जो जिनको मुलजिम बनाना चाहते थे वो। लेकिन बेगुनाहों को पकड़कर उन्होंने जेल भर दी, दिखाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को कि साहब हमने इतने मुसलमानों को बंद किया है, सरकार को खुश करने के लिए।
ये था इंसिडेंट मामूली सा, उसको बड़ा दिखाया गया। और उसमें शाम को 8 बजे करीब हमको बुलाया गया बात करने के लिए। तो हम अपनी स्कूटी से बल्कि थाने गए। अगर हमारे अंदर ज़रा-सा भी डर होता या हमारा इन्वॉल्वमेंट होता कुछ, तो हम शायद बचते, हुँ, जाते ही ना। कोई पुलिस ने पकड़ा तो था नहीं हमको। हमारे साथ तो विश्वासघात हुआ कि आपने बुलाया, साहब के अधिकारीगण कुछ बात करेंगे, कुछ लोगों को, शहर के प्रोमिनेंट लोगों को बुला रहे हैं, उसमें आपका भी नाम है, ये कह के बुलाया गया था। बहरहाल हम चले गए, हमको डिटेन कर दिया उन्होंने। कुछ फ़ोटोज़ दिखा के, नाम दिखाकर पूछ रहे थे हमसे। तो अब हम तो उस इलाके से 3 किलोमीटर दूर रहते थे। हुँ, तो हमने कहा कि आप उस इलाके के लोगों से बात करिए, जो उस इलाके के कॉर्पोरेटर हैं मौजूदा वक़्त में। हुँ, तो बता पाएँगे कौन लोग थे इसमें, कौन ये पिक्चर में दिख रहे हैं, हम तो इन लोगों को नहीं पहचानते किसी को। तो बहरहाल उनकी मंशा ठीक नहीं थी, उन्होंने हमारे साथ अन्याय किया, विश्वासघात किया और हमारा इल्लीगल डिटेंशन किया। अब आप सोचिए कि जब हमको थाने में बैठा लिया आपने, थाने से पुलिस लाइन भेज दिया और रात भर डिटेन किया, तो फिर उस दिन रात में 11 बजे हमारी वाइफ़ को, हमारी बेटी को डिटेन करने की क्या ज़रूरत थी? ये दूसरा उनका अत्याचार था। हुँ, और उनको रात में 11 बजे कुछ कह कर ले गए कि हम मुलाकात कराना चाहते हैं आपके हस्बैंड से। लेकिन वो ले जाके माहिरा थाने में रखा उन लोगों को। और अगले दिन सैटरडे था। सैटरडे की रात में हम जेल भेजे गए 5 केसेस के साथ। हर केस में 20-20 धाराएँ थी। हुँ, उसके बाद भी उनका दिल नहीं भरा, जेल भेज दिया आपने। हमारी वाइफ़ को, हमारी बेटी को 36 घंटा डिटेन किया आपने। और जब हम संडे को जेल में, नैनी जेल में हमने अखबार देखा, तो उसमें लिखा था कि कौ हमको उन्होंने जो उपाधि दी कॉन्स्पिरेटर की, हुँ, षड्यंत्रकारी बना दिया कि आपने षड्यंत्र रचा। तो हमें हुँ, हँसी आई सोच के कि बताइए किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन है कि इतना अच्छा इन लोगों से माहौल था हमारा, इतना अच्छा इन लोगों से राब्ता था, इश्यूज़ पर हम लोग मिलते थे। होली, दिवाली, ईद पर साथ में मीटिंग भी होती थी हम लोगों की। और इस तरह का व्यवहार उन्होंने किया हमारे साथ। फिर उसमें डीजीपी का बयान आया कि ऐसे लोगों के मकान को तोड़ा जाएगा। तो हमने जब अखबार में पढ़ा, तो हमें एहसास हुआ कि बयान दे रहे हैं, तोड़ेंगे थोड़ी, कोई हम हुँ, क्रिमिनल तो है नहीं हुँ, कि हम भागे हुए आदमी मकान तोड़ देंगे हमारा। मन में हमें ज़रा भी ये उम्मीद नहीं थी कि मकान तोड़ेंगे ये हमारा। हमने कहा स्टेटमेंट गुस्से में आदमी देता, दे दिया, अखबारों ने छाप दिया। लेकिन 11 बजे करीब हमने वहाँ टीवी, हर आजकल जेलों में होती है हर बैरक में, हुँ, तो हम लोग हॉस्पिटल के बैरक में थे, तो वहाँ पर 11 बजे एबीपी न्यूज़ पे हमने देखना शुरू किया था कि पुलिस फ़ोर्स वहाँ पहुँची, फिर मकान में घंटी बजाई गई, कोई निकला नहीं, फिर वहाँ से अंदर घुसे, फिर वहाँ से कुछ सामान निकाला गया, बाहर रखा गया और फिर मकान तोड़ने शुरू, कार्रवाई उन्होंने शुरू करी। तो देख के बहरहाल बहुत तकलीफ़ हुई, अफ़सोस हुआ इस बात का कि ज़ालिमाना हुकूमत है, ज़ुल्म ज़्यादती वो इस कदर कर रही थी मुसलमानों के साथ, पूरे उत्तर प्रदेश में क्या पूरे हिंदुस्तान में हो रहा था। और वो सब आपके सामने है, सबके सामने, कोई हमारे साथ अकेला नाइंसाफ़ी तो नहीं हुई है। तो बहरहाल उन्होंने मकान भी तोड़ा हमारा। फिर 8-9 दिन के बाद हमको इसी केस में देवरिया ट्रांसफ़र कर दिया। देवरिया ट्रांसफ़र होने के 1.5 महीने बाद हमारे ऊपर एनएसए लगा दिया। नई ज़ुल्म ज़्यादती और कर दी उन्होंने हुँ, हमारे साथ। जब आपने 5 केस में हमें जेल भेज दिया, तो अब आपका दिल नहीं भर रहा है? 5 केस में ज़मानत कराना आसान है? हुँ, ज़मानतें आजकल कोर्ट में जल्दी मिलती नहीं हैं। फिर उन्होंने एनएसए लगाया। बहरहाल अल्लाह ताला का रहम करम था कि उन 5 केसों में ज़मानत हमारी हुई, धीरे-धीरे करके। और उसके बाद फिर उन्होंने 1 केस और लगाया, फिर 1 और 3 केस लगाकर 8 केस किया। फिर एनएसए की सुनवाई के लिए हम हाई कोर्ट पहुँचे। हाई कोर्ट में एनएसए की सुनवाई होकर हमारा ऑर्डर रिज़र्व कर लिया गया। जो आज तक रिज़र्व है, उसका कोई जजमेंट ही नहीं आया, ताज्जुब की बात है। और एनएसए अपने आप 1 साल का होता है, खत्म हो गया। हुँ, आप सोचिए कि जो आदमी जेल में बंद है 1.5 महीने से, अटाला बवाल के नाम पर, और उसी अटाला बवाल के नाम पर आपने एनएसए लगा दिया। एनएसए कौन सी सिक्योरिटी एक्ट में लगाया आपने? ये भी इल्लीगल डिटेंशन कोई था, बेस नहीं। हुँ, कोई बेस नहीं था इसका। लेकिन ये है कि वो अपने कानून से फ़ायदा लेना चाहते थे और हमें नुकसान पहुँचाना चाहते थे। एनएसए भी बहरहाल खत्म हो गया 1 साल के बाद हमारा। फिर 3 केस लगाया उन्होंने, उसमें भी बिल हो गई हमको। फिर उन्होंने हमारे साथ ज़्यादती करी कि हमें लास्ट में देखा कि अभी निकल जाएँगे बाहर, इनको ज़मानतें मिल चुकी हैं हाई कोर्ट से, लोअर कोर्ट से। तो उन्होंने हमारे साथ फिर एक नाइंसाफ़ी ये करी, ज़ुल्म और ज़्यादती करी कि गैंगस्टर लगा दिया हमारे ऊपर।
फिर अल्लाह ताला का रहम करम रहा, गैंगस्टर भी 3-4 महीने में खत्म हो गया हमारा। फिर उन्होंने आखिर में आर्म्स एक्ट का मुकदमा लगाया। अब आप सोचिए, एनएसए एक ऐसा रूल है, उसके बाद गैंगस्टर लगना चाहिए। गैंगस्टर छोटा है या बड़ा है? एनएसए तो फाइनल स्टेज पे आप पहुंचा चुके थे हमको, फिर आपने गैंगस्टर लगाया, फिर आपने आर्म्स एक्ट का मुकदमा लगा दिया हमारे ऊपर। दिखाया कि साहब 22 महीने पहले जब इनका मकान डिमोलिश हुआ था, तो इनके मकान से कट्टे निकले थे। और ये चीज़ 22 महीने बाद याद आई। 22 महीने बाद याद आई, और जब मकान तोड़ा गया तो उस वक्त वहां पर हिंदुस्तान की सभी मीडिया मौजूद थी वहां पर। किसी ने नहीं दिखाया सामान निकलते वक्त कट्टा कहीं दिखाई दे रहा हो उसके अंदर। हमें तो खुशी हंसी आती है सोचकर इस बात की कि इतना इनका लेवल गिर गया है कि ये इस तरह की चीजें करते रहे। अब ये गवर्नमेंट कराती रही या एडमिनिस्ट्रेशन खुद से करता रहा, ये तो अल्लाह बेहतर जानने वाला है क्या हो रहा था। लेकिन ये बात सच है कि एक जुल्म जाती की हद होती है, इन्होंने सारी हदें पार कर ली। अच्छा जावेद साहब, इसमें एक चीज़ मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह से तमाम चीज़ें हुई और अब हम अगर पूरे हिंदुस्तान को देखें और जिस तरह से चीज़ें बदल रही हैं, उनमें हम ये देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में शासन-प्रशासन की बहुत बातें की जाती हैं, कानून व्यवस्था की बात की जाती है। योगी सरकार जो है ये बताती है कि जिस तरह से पिछले दशकों में उत्तर प्रदेश का शासन-प्रशासन या फिर कानून व्यवस्था उथल-पुथल रही, वो अब जो है बहुत बेहतरी की तरफ जा रही है। मतलब एक सो कॉल्ड ये चीज़ें दिखाई जाती हैं, तथाकथित जिसे आप कहते हैं। उसमें एक चीज़ ये भी सामने आती है कि बुलडोज़र जो पॉलिटिक्स है, बुलडोज़र की जो सियासत है, वो उत्तर प्रदेश से ही कहीं न कहीं देखने को मिल रही है कि उसे आगे बढ़ाया जा रहा है। या फिर ये किया जाता है कि ये बताया जाता है तथाकथित रूप से कि कोई शख्स कोई व्यक्ति जो कोई जुर्म कर रहा है या कोई भी प्रकार की चीज़ें अगर वो समाज में गलत कर रहा है, तो उसका घर टूटना चाहिए या उस पर बुलडोज़र चढ़ा देना चाहिए। और उसमें हम देखते हैं कि आए दिन जो है मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाता है और दलितों को या फिर पिछड़े जो वर्ग से लोग आते हैं, अल्पसंख्यक जो हैं, उनको इसमें प्रताड़ित किया जाता है। आप भी उस दौर से गुज़रे, आपका भी जो है घर एक तरह से आपके नज़रों के सामने डिमोलिश हुआ, स तमाम चीज़ें हुई। और एक बड़ी बात ये भी है कि इसको जो है एक सेलिब्रेट किया जाता है आज जो है हिंदुस्तान में। मीडिया जो है वहाँ जाकर पहुँच जाता है, सारे कैमरे आपको वहाँ दिखेंगे, उसका पूरा लाइव टेलीकास्ट होता है। बड़ी-बड़ी आवाज़ें चलती हैं कि भई फलाँ का शख्स जो है घर जो है डिमोलिश किया जा रहा है, सरकार बहुत मतलब सख्त रवैया इख्तियार करेगी। उस पर क्या सोचते हैं आप? ये जो पूरी बुलडोज़र की सियासत है? देखिए, ये बुलडोजर की सियासत तो गैर कानूनी है। हुँ, अगर कोई क्रिमिनल भी है, क्रिमिनल रिकॉर्ड का आदमी है, उसका भी मकान आप तोड़ नहीं सकते। कानून नहीं कहता कि आप तोड़ेंगे हुँ। मकान। आप अगर उसका मकान इल्लीगल बना है तो आप नोटिस देंगे, नोटिस का जवाब लेंगे, प्रक्रिया होगी पूरी। प्रक्रिया करेंगे हुँ, पूरी। तो वो हमारे मामले में भी नहीं करी गई। रात में 11 बजे चोरी से लाकर हमारे नाम की नोटिस लगा दी गई। हुँ। अब उनको ये भी नहीं पता था कि मकान उनका है, कि उनके वाइफ का है, कि उनके बच्चों का है। ये मकान लीगली आपका भी नहीं था हमारा भी नहीं था, हमारी वाइफ के नाम पर। के नाम पर जमीन खरीदी गई हुँ, थी, रजिस्ट्री थी, और उन्हीं के नाम नाम से हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, सारी सारे बिल गवर्नमेंट को पेड होते थे, जी। सब पेड थे। हुँ, तो वो उन्होंने प्रक्रिया पूरी नहीं करी, और उस मकान के डिमोलिशिंग को हमने चैलेंज किया हाई कोर्ट में। हुँ, वो मैटर हमारा आज भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। अच्छा। और जहाँ तक जीरो टॉलरेंस की बात आपने कही हुँ, हुँ, हुँ। कि ये सरकार कह रही कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मजबूत कर लिया है हमने। अगर उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हो गया होता तो इतनी हत्याएं होती उत्तर प्रदेश के अंदर? आप सोचिए, इलाहाबाद में कितनी हत्याएं हुई। हुँ, एक एमएलए, एक एमपी को मार दिया गया पुलिस कस्टडी में। एक एमएलए को जेल में मौत हो गई। हुँ, तो ये सब क्या है? अगर आपकी ज़ीरो टॉलरेंस नीति मजबूत होती, प्रशासन आपका मजबूत होता, तो कोई हत्याएँ ना होती। हुँ। लेकिन हत्याएँ तो लगातार हो रही हैं। लखनऊ के कोर्ट में किसी ने हत्या कर दी जाकर, कोर्ट के अंदर हत्याएँ हो रही, तो कहाँ इसमें आप कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है हमारा। लॉ एंड ऑर्डर मजबूत होता तो कोई हत्याएं ना होती ना, जी। एक भी नहीं होती। तो हम नहीं समझते कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मजबूत था। ये तो आप कह सकते हैं रवैया जो इख्तियार किया गया, ये गुंडई का रवैया था कि हम अपने मुखालिफ लोगों को, जो मुखालिफ पार्टीज में हैं, मुख्तलिफ पार्टियों में हैं, या जो मुख्तलिफ सोच रखते हैं, उनको क्रश करेंगे। हुँ, और उसको क्रश करने के लिए उन्होंने ये एक नया नायाब तरीका निकाला है। इलीगल प्रोसेस है पूरा ये, और चैलेंजेबल है। और कोर्ट में तमाम मुकदमे इस पर पेंडिंग में हैं, हाई कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट में भी है, लेकिन अभी तक इस पर कोई रूलिंग या कोई जजमेंट आ नहीं पाया है, बदकिस्मती से। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हमको उम्मीद है कि इस पर अच्छा जजमेंट आएगा और ये प्रोसेस रुकेगा, ज़्यादा दिन चलेगा नहीं।
अच्छा, जावेद साहब, इससे हटकर अब हम जेल की तरफ अगर आते हैं, जेल के बारे में हम पूछना चाहें, तो जेल का जो अनुभव रहा आपका, आप लगभग पौने 2 साल के करीब जो है जेल में आप रहे, वहाँ किस तरह का अनुभव रहा? या फिर वहाँ आपकी अगर मुलाकातें हुई, तो किन लोगों से मुलाकातें हुई? और जेल रिफ़ॉर्म को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि जो लोग भी जब बेल पर बाहर आ रहे हैं, इस तरह के और भी पॉलिटिकल प्रिज़नर्स हैं जो कुछ दिनों पहले जो है जेल में रहकर आए और वहाँ से आकर जब वो जेल के हालात बताते हैं, तो बताते हैं बहुत बुरा हाल होता है कई जगहों पर। कुछ कहते हैं कि जेल रिफ़ॉर्म की बहुत ज़रूरत है। तो उस पर आप क्या सोचते हैं? आपका क्या कहना है उस पर? देखिए, आपने जो बात जेल रिफॉर्म की करी है, ये तो लाजमन तौर पर ज़रूरी है कि इस पर रिफॉर्म होना चाहिए। और जेल की हालतें पूरे उत्तर प्रदेश में क्या पूरे हिंदुस्तान में एक जैसी है। हुँ, कि कानून प्रक्रिया इतनी स्लो है कि एक बार 1 हफ्ते में हाई कोर्ट में किसी का नंबर आता है और उस नंबर पे इतनी लंबी लिस्ट होती है सीरियल नंबर्स की, तो मुकदमा टेकअप ही नहीं हो पाता। तो बंदी को जिस स्पीड से जा रहे हैं जेल में, उस स्पीड से निकलना भी चाहिए, हुँ, वो निकल नहीं पा रहे हैं। और वहाँ का जो मैनुअल है, वो आज़ादी से पहले का अंग्रेज़ों का बनाया हुआ मैनुअल है। उसी मैनुअल पर आज भी जेल चल रहा है। उसमें उस वक़्त आप सोचिए 47 के पहले जो जेलों में लोग बंद होते थे, वो आंदोलनकारी थे। हुँ, तो आंदोलनकारियों के साथ बुरा व्यवहार ब्रिटिश हुकूमत करती थी। करती थी। हुँ, तो उसी मैनुअल को आज भी फ़ॉलो किया जा रहा है। हुँ, तो आज तो जो लोग जेल में जा रहे हैं, वो देश के दुश्मन तो है नहीं। किसी बशर्ते कोई क्राइम करके जा रहा है और कोई क्राइम करके नहीं जा रहा, फंसाया जा रहा है। इसी तरह के लोग जा रहे हैं जी। जेल में। तो सबसे पहले तो रिफॉर्म की जरूरत है कि जेल के मैनुअल पर निगाह रखी जाए और जिस जेल की जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा लोगों को जेल में ना रखा जाए। हम देवरिया जेल में थे। देवरिया जेल की कैपेसिटी जो थी 600 लोगों की थी, हुँ, वहाँ 2200 लोग थे। आप अच्छा। सोचिए एक बैरक में किस तरह लोग रहते रहे हुँ, होंगे और आज भी किस तरह खाना प्रोवाइड कर रहे हैं जेल में। ये तो जेल मंत्री जी जाएं चुपचाप वहां पर एक रात गुजारें और खाना खाएं तो मालूम होगा उनको कि वहाँ कौन सा खाना बंदियों को दिया जा रहा है। वो तो अच्छी अच्छी खबरें छप जाती हैं, हुँ, हुँ, 15 अगस्त झंडा लहरा दिया जाता है, मिठाई बांट दी जाती है, लोग जेल के बाहर की तस्वीरें देख के खुश हो जाते हैं, साहब जेल में बड़ा अच्छा इंतजाम है। हुँ, लेकिन जेल में जाओ तो पहले, जेल में रात तो गुजारो, तब तो मालूम होगा। जब कभी डीजीपी जेल आता है हुँ, और विजिट भी करता है जेल में, जेलर और साथ में जो वहाँ के और अधिकारी होते हैं, सुपरिटेंडेंट साथ में रहते हैं। किसी बंदी की मजाल है कि अपनी प्रॉब्लम को वो डीजीपी के सामने रख सकता है? हुँ, डीएम भी 3 महीने में एक बार दौरा करने आता है, पूछने के क्या हाल है आप लोगों का? तो साहब सब ठीक हाल है, सब यही कहते हैं। क्योंकि अगर किसी ने कोई शिकायत बता दी, हुँ, तो वो तो चले जाएँगे सुन के आपकी, बाद में आपकी पिटाई रहना तो होगी उन्हीं फिर। के साथ है। पिटाई होगी बाद में, तो कौन पिटना चाहेगा? हुँ, तो इतना टेरर बना रखा है जेलों के अंदर कि अगर बाथरूम में लोटा भी नहीं है, तो उसकी भी शिकायत आदमी नहीं कर नहीं कर सकता। सकते। हुँ, कोई बीमार है तो उसकी भी शिकायत नहीं कर सकता कि ये बीमार है। किसी के पास कोई मुलाकात नहीं आती साल-साल 5-5 साल से, तो कोई ये भी नहीं कह सकता कि हाँ, हमारी मुलाकात नहीं आ रही, हमें सरकारी वकील मुहैया कराया जाए। हुँ, तो ये कंडीशन जेलों की, जेल में टेरर कायम है। अब वो टेरर जैसे अंग्रेजों के ज़माने में था, वही आज भी कायम आज भी है कायम। और वो खत्म नहीं हो रहा। ना जेल मंत्री खत्म कर पा रहे हैं, ना उत्तर प्रदेश सरकार खत्म कर रही है, ना भारत सरकार कुछ कर पा रही है और मुकदमों का तो अंबार लगा हुआ है। हुँ, आप बताइए कि हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर इस 10 साल में मोदी सरकार कहती है ना कि बहुत हमने हवाई जहाज बना दिए, 4 लेन, 6 लेन, हुँ, 8 लेन बना दी। जेलों की संख्या कहाँ बढ़ाई गई? हुँ, जेल बढ़े कहीं पर? हुँ, आपने सुना एयरपोर्ट 15-20 बना दिए उन्होंने। जेल तो उतने ही है, उतनी ही कैपेसिटी के हैं। पब्लिक बढ़ती जा रही है। हुँ, अदालतें बढ़ाई आपने, अदालतों में जज उतने ही हैं जो 10 साल पहले थे, 20 साल पहले थे। तो देश प्रगति कहाँ से कर रहा है? हुँ, सड़कें बना देने से, हवाई अड्डा बना देने से आप समझ रहे हैं देश प्रगति कर रहा है? अरे जब तक भारत के नागरिकों को सुकून चैन नहीं मिलेगा, तब तक देश प्रगति की ओर नहीं माना जाएगा। और तमाम आप देखिए जेलों की हाल वही है और वो हाल बदलना चाहिए, बदले नहीं जा रहे हैं। ना कोई प्रदेश सरकार इस पर सोचती है, ना केंद्र सरकार सोच रही है। ना अदालतें बढ़ा रहे हैं, ना जज बढ़ा रहे हैं ये। जब तक अदालतें नहीं बढ़ेंगी, जज नहीं बढ़ेंगे, तो मुकदमे जल्दी खत्म कहाँ से होंगे? हुँ, आप करोड़ों तादाद में मुकदमा हाई कोर्ट में पेंडिंग है इस वक्त लोगों का, नंबर ही नहीं आता लोगों का। साल-साल, 2-2 साल, जो मुकदमा 6 महीने में क्लियर हो जाना चाहिए, उसमें 5-5 साल लग रहा है, 10-10 साल लग रहा है। और सफ़र कौन कर रहा है? वो आदमी कर रहा है, आदमी। वो अवाम कर रही है आपकी, जो आपका वोटर भी हो सकती हो रही हो, हुँ, वो भी तो कर रही है सफ़र जेल में।
तो ये इस प्रक्रिया को बदलना चाहिए। अच्छा, एक सवाल और जावेद साहब, जिस तरह से आप जेल के तमाम हालात बता रहे हैं, तमाम चीज़ें बता रहे हैं, उसमें एक चीज़ ये भी देखने को मिलती है कि पिछले जो दशकों से चीज़ें चली आ रही हैं, एक नैरेटिव सेट किया जाता है कि कहीं पर सांप्रदायिक दंगे होते हैं या इस तरह के तनाव जानबूझकर फैलाए जाते हैं, और फिर उसके बाद जो है ख़ास तौर पर उस दंगों में या फिर उसके खिलाफ बोलने वाले लोग या ऐसे लोग जिस तरह से आप बता रहे हैं जो आंदोलनकारी होते हैं, उनको जो है उसमें एक बड़ा चेहरा बताया जाता है, उनको कॉन्स्पिरेसी मास्टरमाइंड बताया जाता है, जिस तरह से आपके मामले में भी देखने को मिला। तो इस तरह के हम चीज़ें जो है सीरीज हम देख रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक हम तमाम चीज़ें देख रहे हैं। दिल्ली दंगे हुए, उसमें जो है जो लोग सीए से जुड़े हुए आंदोलनकारी थे, जो छात्र नेता थे, उनको जो है उन पर यूएपीए लगाकर, सेडेशन लगाकर, इस तरह के जो कानून है गंभीर, वो लगाकर उन्हें आज तक जेल में रखा जा रहा है। इस तरह के तमाम तर लोग हैं जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स बना के रखे गए हैं। उनकी फैमिलीज किस तरह से सफ़र करती हैं, वो किस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं, या फिर उनका घर का मामला या उनके घर का माहौल किस तरह का होता है, ये आपने भी चूँकि देखा होगा, जेल में भी आप कुछ लोगों से मिले होंगे, तो वो आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जब एक ये कोई बवाल होता है और किसी के घर का कोई शख्स जेल जाता है, हुँ, तो उस वक़्त लोग इतना टेरराइज़्ड हो जाते हैं कि वो रिश्तेदार हों, चाहे उनके दोस्त अहबाब हों या मोहल्ले के लोग हों, खड़े नहीं होते साथ हुँ, में। क्योंकि उनको लगता है कि हमारा नाम भी ना जुड़ जाए कहीं सही। इस पूरे एपिसोड में। तो ये माहौल हमारे साथ भी गुज़रा। कई महीने हमसे लोग मिलने नहीं आए, हमारे घरवालों से लोगों ने राब्ता नहीं किया। जब मकान टूट गया था तो हमें किराए का मकान नहीं मिल रहा था हुँ, रहने के लिए इलाहाबाद में। जो हमारे रिश्तेदार थे, जो हमारे दोस्त अहबाब हमको जानते थे, जिनके पास मकान खाली थे, उन्होंने नहीं दिया डर के हुँ, मारे। तो एक डर का माहौल क्रिएट हो जाता है और एक लंबा समय जेल में रहने के बाद इंसान टूट भी जाता है अगर लोग साथ दे रख खड़े हों। अब उसके बाद जैसे हमारा मामला था, तो धीरे-धीरे लोग मिलना आना शुरू हुए। लेकिन आज भी हम एहसास करते हैं इस बात का कि लोगों में आज भी डर है हुँ, और लोग इलाहाबाद के लोग मिलने से डरते हैं कतराते हैं। कि इनके इनसे फ़ोन करने पे कहीं हमारा नाम ना आ जाए। हुँ, जबकि वो ये नहीं सोचते कि ये नाम भी गलत डाला गया है इनका। अब आज हम दिल्ली में इस वक़्त मौजूद हैं। दिल्ली में हमने 1 महीने से हम दिल्ली में रह रहे हैं, तो दिल्ली में हमने आने के बाद जो दिल्ली दंगे में लोग बंद हैं अभी भी जेलों में, तो उनकी फैमिलीज़ को 3.5 साल हो गया है, हुँ, करीब जी, जेल में गए उनको और उनकी फैमिली अपने से रह रही है। तो हमने अपनी कोशिश से 4-5 फैमिलीज़ से मुलाकात करी, उनका हाल जाना, तो वही हाल लगा जो हमारा हाल हुँ, हमारे फैमिली का था, कुछ भी फ़र्क नहीं दिखा हमको। फिर हमने उन लोगों से मिलकर यही कहा कि भाई आपको अगर कोई लीगल असिस्टेंस की ज़रूरत हो तो हम उसको प्रोवाइड कर सकते हुँ, हैं और कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। तो उन्होंने कहा नहीं अल्लाह का शुक्र है सब चल रहा है। तो बहरहाल एक अजीब स्थिति पैदा होती है और हम यही कहना चाहेंगे कि डर लोग अपने अंदर से निकालें हुँ, और ऐसे हालात में खड़े हों उन फैमिलीज़ के साथ जो सफ़र कर रही हैं। हुँ, ताकि उनको ये लगे एहसास हो कि हाँ, हमारे घरवाले ने कोई गलती नहीं करी है, गलत फँसाया गया है। और जब लोग खड़े नहीं होते, तो फैमिलीज़ भी डिमोरलाइज़ हो जाती है, हुँ, सोचती है कि कोई खड़ा नहीं हो रहा, कोई आ नहीं रहा, इसका मतलब ये है कि ज़रूर इनका इन्वॉल्वमेंट हो सकता रहा हो। रहा हो। हुँ, वो भी शक में आ जाते हुँ, हैं। हुँ, तो बहरहाल ये एक ऐसी चीज़ है कि इससे इंसानों को इस पर ख़्याल करना चाहिए अवाम को और जो लोग उसके रिश्तेदार, दोस्त हों, किसी भी शहर के हों, तो ऐसे मामला जब पेश आएँ, जो चाहे तंज़ीम हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, हर पॉलिटिकल पार्टीज़ में अल्पसंख्यक विभाग होता विभाग है। होते हैं। जी, आप बताइए कि कानपुर दंगे में और इलाहाबाद बवाल में कौन-सी पॉलिटिकल पार्टीज़ का अल्पसंख्यक का विभाग। हुँ, लीडर या प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी किसी से मिलने गया हो? हुँ, 125 लोग इलाहाबाद में बंद थे, किसी के यहाँ नहीं गया कोई मिलने। तो आज क्या मुसलमान वोटर नहीं रह गया, वो भी तो वोट डालता है। हुँ, लेकिन वो ऐसी सियासत हो रही है इस वक़्त कि उस सियासत का शिकार वो भी है। एक पार्टी है ऐसी जो चाहती है कि इन पर ज़ुल्म ज़ाती मुसलमानों पे करो, दूसरे वर्ग को खुश करो, उससे हम वोट हासिल करेंगे। और एक पार्टी ऐसी है कि वो सोचती है कि ये जाएँगे कहाँ? वो तो उनके दुश्मन हैं, वोट तो हुँ, इनको हम ही को देना है। तो हम बीच के मझधार में फँसे हुए हैं। अभी जो ये इलेक्शन आया है वो भी ऐसे ही गुजर गया। इस इलेक्शन में भी अगर आप गौर करिए पार्लियामेंट के चुनाव में 3 बड़े दंगे हुए हैं हुँ, हिंदुस्तान में, एक दिल्ली, एक कानपुर और एक इलाहाबाद। लेकिन किसी पार्टी के लीडर ने विपक्ष की बात हम कर रहे हैं, जी, मौजूदा सरकार तो उठाएगी नहीं, उसके हुँ, साथ वक़्त में हुआ है। हुँ, तो किसी भी पार्टी के लीडर ने कोई इश्यू नहीं उठाया। झूठ-मूठ के माइनॉरिटीज़ विभाग बनाकर रखा है इन्होंने, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी लोगों को।
वो माइनॉरिटीज का खुद हाल नहीं लेते और बनाए जाते हैं माइनॉरिटीज के नाम पर हाँ। कि माइनॉरिटीज के लिए सोचेंगे, माइनॉरिटीज के लिए जाएंगे, बात उनके करेंगे, वेलफेयर के लिए। देखेंगे, वेलफेयर के लिए। कहाँ कौन गया? हुँ, कोई रिकॉर्ड में बता दीजिए हमको आप। कोई नहीं गया। तो हम तो इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर एक अजीब स्थिति में हैं हुँ। और हम सबको इस अजीब स्थिति से निकलना पड़ेगा।